Today I will continue the evolution. Today's topic is evolution and classification. इसका मतलब कि इवोल्यूशन क्लासिफिकेशन से कैसे अटैच है, कैसे कनेक्टेड है. तो क्लासिफिकेशन जो आपने 9th में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से कैसे कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिज्म बने, तो वही चीज़ जो है वो इवोल्यूशन से कनेक्टेड है यहाँ पर. तो क्लासिफिकेशन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिटेल्स ऑफ अपीयरेंस और बिहेवियर. जो हमारी अपीयरेंस होती है वही हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बिहेवियर जो होता है वही. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशन इज कंसिडर्ड द मोस्ट एडवांस्ड एंड इफेक्टिव. The basic characteristics are shared by most of the organisms are: first is cell acts as the basic unit of all the organism. जो डिफरेंट स्टेप्स ली गई हैं क्लासिफिकेशन को अटैच करने के लिए वो ये हैं कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं. फिर सेकंड आता है कि सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. तो आपने पढ़ा था लास्ट ईयर कि प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स को हमने एक अलग फाइलम में, अलग ग्रुप में रखा था. उसका नाम रखा था हमने किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा. उसके बाद क्या हुआ था, जो हमारे पास यूकैरियोट्स बचे थे उनको सारा हमने एक ग्रुप में रखा था. उसके बाद हमने क्या करा, जो मल्टी सेलर यूकैरियोटिक थे फिर हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया यूनिसेलर एंड मल्टी सेलर. अब जो यूकैरियोट्स बचे उसमें जो यूनिसेलर थे उनको हमने एक अलग किंगडम में रखा था जिसका नाम रखा था हमने किंगडम प्रोकैरियोट, वो किंगडम प्रोटोजोन, ठीक है, जिसको हमने प्रोटोजोआ में रखा था. नेक्स्ट आता है कि जो मल्टी सेलर बचे, उन मल्टी सेलर में दो टाइप के थे जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता था और एक थे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता था. जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता था उनको हमने रखा किंगडम प्लांटी में, और जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता था फिर से उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, सेल वॉल इज़ एब्सेंट और नॉट. अगर सेल वॉल प्रेजेंट है और क्लोरोफिल एब्सेंट है देन द ग्रुप इज़ कॉल्ड द किंगडम फंजाई. एंड विदाउट सेल वॉल, विदाउट क्लोरोफिल, जो बचे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म दीज आर पुट इन द किंगडम एनिमेलिया. तो ये जो क्लासिफिकेशन किया गया था ये जो रिलेटेड है वो रिलेटेड है हमारे इवोल्यूशन से. द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स और स्पीशीज इनटू ग्रुप्स इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर कॉमन एंसेस्टर. जैसे कि अगर हमने यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म रखे तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म का जो एंसेस्टर थे वो सिमिलर थे. ये प्रूव करते हैं कि वो उनके एंसेस्टर सिमिलर थे. तो ये तो बात हो गई क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन से कैसे अटैच्ड है. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ट्रेसिंग ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. ये तो इवोल्यूशन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम कैसे एविडेंसेस देंगे. देयर आर डिफरेंट एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन वाज गिवन. फर्स्ट इज होमोलोगस ऑर्गन्स. होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स विच हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन बट मे हैव डिफरेंट फंक्शंस. उनका ऑरिजिन सेम है, उनका स्ट्रक्चर सेम है, बट फंक्शंस आर डिफरेंट, और डिफरेंट फंक्शन की वजह से वो हमें डिफरेंट लगने लगे हैं बाहर से देखने पर. इसका एग्जाम्पल है, जैसे आपको ये पिक्चर दिखाई गई है, इसमें कई सारे हैंड लिए गए हैं, कई सारे. एक तो ह्यूमन बीइंग का हैंड लिया गया है, ठीक है, दूसरा हॉर्स का, थर्ड इज़ हॉर्स का लिया गया, व्हेल का लिया गया, व्हेल का फ्लिपर, एंड ह्यूमन बीइंग का हैंड है इसमें, और दूसरा है बैट का, ठीक है. तो फर्स्ट इज़ ह्यूमन बीइंग, सेकंड इज़ हॉर्स, थर्ड इज़ फ्लिपर ऑफ व्हेल, एंड फोर्थ इज़ बैट, विंग्स ऑफ बैट. अब इनका ओरिजिन अगर हम देखें तो सब में 2 बोन्स हैं. फर्स्ट बोन सब में कॉमन है, ठीक है. फिर सेकंड बोन ये वाली, जिसको हम रेडियस अल्ना कहते हैं, ये भी है. साइज़ डिफरेंट है, वो एक अलग बात है. जो फिंगर्स हैं वो भी हैं, देखिए इसमें फिंगर्स हैं, इतने फिंगर्स हैं. अब इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस आ गए. जैसे कि
हॉर्स चलने के लिए काम में लाता है, तो उसके यहाँ पर एक हार्ड सा सब्सटेंस बन गया जिसे खुर कहते हैं। ह्यूमन बींग्स की फिंगर्स, फ्लिपर्स, जो वेल है, वेल जो है वो स्विमिंग के लिए यूज़ करती है, तो उसके जो फ्लिपर्स हैं वो 2 लंबे हो गए और उस पर फ्लैश चढ़ गया। अब जो बैट है ये उड़ने के लिए काम में लाती है, तो इसके जो फिंगर्स के बीच में फोल्ड ऑफ स्किन का फोल्ड है, जिसकी वजह से ये इसको बंद भी कर सकती है और खोल भी सकती है। लेकिन सब में देखिए बोन का स्ट्रक्चर सेम है, तो ये प्रूव करता है कि जो होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, जिनके पास होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, उन सबके एंसेस्टर सेम थे। तो यही कहा गया है कि होमोलोगस ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स इवॉल्व फ्रॉम द सेम एंसेस्टर बट दे हैव डिफरेंट फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, 4 limbs of horse and wings of bat, flippers of whale and human hand are other examples of homologous organs. फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं कि जो फंक्शन तो जिनका सेम होता है, दे हैव द सेम फंक्शन बट ऑरिजिन एंड स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि विंग्स ऑफ बैट, विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट, तीनों का काम जो विंग्स का है वो फ्लाई करना है, उड़ना है, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। जैसे कि बैट में जो विंग होता है उसमें स्किन के फोल्ड्स होते हैं, अगर हम बर्ड के देखें तो उसमें फैदर्स होते हैं, और अगर इंसेक्ट में देखें तो उसमें एक मेम्ब्रेन होती है, और बिल्कुल ऑरिजिन अलग है। जैसे उसमें इंसेक्ट्स में देखेंगे तो इंसेक्ट्स में बोन ही नहीं होती विंग्स में, ठीक है, लेकिन फंक्शन सेम है। तो ऐसे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कहते हैं एनालॉगस, मतलब इन सब के, बैट का, बर्ड का और इंसेक्ट का, इनके एंसेस्टर अलग अलग हैं, ये सेम एंसेस्टर से इनका ओरिजिन नहीं हुआ है। नेक्स्ट आता है पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलिएंटोलॉजिकल मतलब एविडेंसेस में फॉसिल्स। वाटर फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स नेचुरली प्रिजर्व्ड बॉडी या बॉडी पार्ट्स और इम्प्रेशन ऑफ बॉडी, जो नेचुरली प्रिजर्व्ड हो जाती है बॉडी। जैसे कि कुछ सपोज़ करो कि आप कोई पोलर बियर रहता है पोल पर, अब वो मर गया तो क्या होगा, उसकी बॉडी जो है वो स्नो के अंदर दबती चली जाएगी। अब चूँकि स्नो में टेम्परेचर इतना लो होता है कि उसमें बॉडी जो है वो प्रिजर्व हो जाती है, और उसकी बॉडी उस बर्फ़ के नीचे प्रिजर्व रहेगी। जब कभी हज़ारों साल बाद कभी वहाँ खुदाई होगी और वहाँ पर उसका स्ट्रक्चर मिलेगा तो उसको हम फॉसिल्स कहेंगे, ठीक है। तो फॉसिल क्या होती है? नेचुरली प्रिजर्व्ड बॉडी या बॉडी पार्ट या कोई इम्प्रेशन। जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है कि फॉसिल्स टेल्स अस द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। जैसे इतने सारे जो ये फुटप्रिंट्स हैं, फुटप्रिंट्स क्या होते हैं? जब फुटप्रिंट नीचे दब जाते हैं, निशान बन जाते हैं, तो वो वहाँ पे उनके चारों तरफ की जो मिट्टी होती है, सपोज़ करो कि कोई ऑर्गेनिज्म वहाँ पे मर गया, ठीक है, और वो मिट्टी में दब गया। अब क्या होगा, उसके चारों तरफ की जो लेयर है वो हार्ड हो जाएगी और बिल्कुल स्टोन जैसा बन जाएगी, स्टोन की शेप ले लेगी। अब वो जगह खाली रहेगी बीच में, ठीक है, उसमें मिट्टी वगैरह भर जाएगी। जब हम उसको साफ़ करेंगे तो हमें वो स्ट्रक्चर नज़र आएगा, तो उससे फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं। ऐसे फिर कुछ साल बाद कोई आर्कियोप्टेरिक्स या कोई डायनासोर मरा तो ऊपर, तो जैसे जितनी गहराई में उसके फुटप्रिंट्स हैं उससे उसकी एज का भी पता लगाया जा सकता है, ये कौन से सदी में पाई गई, कौन से ईयर में ये पाया गया होगा, तो उसकी भी हम लेयर के, सॉइल की लेयर के हिसाब से हम उसकी एज निकाल लेते हैं। नेक्स्ट आता है इम्प्रेशन ऑफ प्री हिस्टोरिक क्रिएचर्स ऑफ बॉडी। इस तरीके से ये जो फिश है तो ये इस फिश का नाम था इनवर्टिब्रेट ट्राइलोबाइट। तो इनवर्टिब्रेट ट्राइलोबाइट एक ऐसी फ़िश थी जो अब नहीं पाई जाती है। अब फिश जो है वो वर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट नहीं है। इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट मैंने लास्ट ईयर आपको 9th में पढ़ाया था। इनवर्टिब्रेट होती हैं जिनकी बैकबोन नहीं पाई जाती, और वर्टिब्रेट जिनके बैकबोन पाई जाती है। जितनी फ़िश पाई जाती है उनकी बैकबोन होती है। तो ऐसी इनवर्टिब्रेट ट्राइलोबाइट जो अब एक्सटिंक्ट हो गई है, अब इसके फॉसिल्स हमें सी मिले हैं। ऐसी डायनासोर का हेड मिला है, ठीक है। तो ये सारे प्री हिस्टोरिक क्रिएचर्स हैं बॉडी के। ऐसी आर्कियोट्रॉप्स का ये आर्कियोप्टेरिक्स, ये एक बर्ड थी
जिसके अंदर बर्ड और रेप्टाइल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते थे। तो इसकी एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन सक्सेस ही नहीं हो पाई, क्योंकि ये जो इसके अंदर एडेप्टेशन हुए थे वो सर्वाइवल के लिए सही नहीं थे। तो हुआ क्या कि इसकी बीक में टीथ भी थे। अब ना तो ये बीक की तरह खाना खा पाता था, ना ही टीथ से खाना खा पाता था, क्योंकि बीक से टीथ कैसे चलें। तो इस वजह से ये जो है एक्सटिंक्ट हो गया, बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो गया। बॉडी बहुत हैवी थी और इसके विंग्स भी थे, तो ये उड़ भी नहीं पाता था ज़्यादा, क्योंकि बॉडी बहुत हैवी थी। तो इस वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पाया और कुछ समय बाद इसकी डेथ हो गई। तो इसके ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमें इसके फॉसिल्स मिले और उसी तरीके का स्ट्रक्चर बना करके देखा गया। ठीक है, इसके बाद जो है बर्ड का ओरिजिन हुआ कि उनके बीक में से टीथ ख़त्म हो गए, खाली बीक रह गई। तो ये एडेप्टेशन सही था, तो इसने सर्वाइव करा और उसने सर्वाइव नहीं किया। तो ये होता है पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी से ट्रेसिंग करना एवोल्यूशन का। नेक्स्ट आता है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आज भी प्रेजेंट हैं, बट इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव फॉर्म में आज भी प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में उसका कोई भी यूज़ नहीं है, लेकिन तब भी हमारी बॉडी में वो प्रेजेंट है। और हमारे एंसेस्टर में वो एक्टिव फॉर्म में पाए जाते थे। तो ये प्रूव करता है कि हमारे एंसेस्टर कौन थे। ठीक है, तो जो एंसेस्टर हमारे थे और उनके अंदर ये प्रेजेंट है और हमारे अंदर ये प्रेजेंट है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में है, तो ये भी हमारे इवोल्यूशनरी साइकिल को बताता है। वेस्टिजियल ऑर्गन कौन कौन से हैं, जैसे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जो हमारी आइज़ में साइड में एक रेड कलर का स्पॉट पाया जाता है, इसको कहते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का ये रिमेनिंग पार्ट है। ये गिरगिट वगैरह में जो पानी में रहते हैं, फिश वगैरह रहती हैं, उनके अंदर ये आज भी मूव करता है। जैसे कि हमारी जो आईलिड्स हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती हैं, लेकिन जो ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है ये राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट मूव करती है। ठीक है, तो पानी में इसको स्किन पर चला करके हम जा सकते हैं। जैसे हम लोग गॉगल लगा के जाते हैं, गॉगल की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर अगर ये होता तो। ठीक है, अपेंडिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के अंदर अपेंडिक्स पाई जाती है, जबकि अब अपेंडिक्स का हमारी बॉडी के अंदर कोई भी यूज़ नहीं है, वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में हमारी बॉडी में है। क्योंकि जो लोग कच्चा लीव्स खाते हैं, कच्ची लीव्स खाते हैं, जिसमें क्या कहते हैं ये ग्रीन कलर का जो पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट वगैरह, सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज पाया जाता है। तो वो सेलुलोज का जो डाइजेशन होता है बहुत हार्ड होता है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, तो उसके लिए इंटेस्टाइन बहुत लंबी चाहिए। लेकिन हमने जब खाना पका के खाना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ डिक्रीज़ होती चली गई और जो अपेंडिक्स है वो बहुत छोटी हो गई, तो उसका कोई यूज़ भी नहीं है बॉडी के अंदर। ऐसी मसल्स ऑफ ईयर्स, जैसे कि एनिमल्स हैं, एनिमल्स अपने ईयर को हिलाते रहते हैं, पर हम अपने ईयर को नहीं हिला सकते क्योंकि हमारी जो मसल्स आज भी प्रेजेंट है ईयर में, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में है। विजडम टूथ, जो अक्ल दाढ़ आज भी हमारे निकलती है 24 या 25 ईयर्स के आसपास, उसका कोई यूज़ नहीं है। केवल ये उन ऑर्गेनिज्म में पाई जाती थी जो रॉ मटेरियल खाते हैं, जैसे कच्चे पत्ते खाते हैं, तो उनको बहुत देर तक चबाना पड़ता था इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है मॉलिकुलर फाइलोजेनी। इट इज़ ऑल्सो एन एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन DNA ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर द बेसिक इवेंट ऑफ इवोल्यूशन। Organisms which are related to each other most distantly, they will have great difference in their DNA. नेक्स्ट आता है एवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये हम आर्टिफिशियली कर सकते हैं, जैसे किसी ऑर्गेनिज्म के जीन्स में हम चेंज कर दें तो उससे जो ऑर्गेनिज्म होगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हम उसको बनाना चाहते हैं। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन सेलेक्ट्स स्पेशल phenotypic characters to produce organism with enhanced characteristics. For example, plants which are disease of insects resistant, artificial selection can be used to produce different cabbage. जैसे कैबेज पर एक्सपेरिमेंट किया गया था कि पहले एक ही कैबेज पाई जाती थी, वाइल्ड कैबेज। उस कैबेज में डिफरेंट जीन्स में चेंज किए गए। जैसे कि एक बार उसके फ्लावर के जो जीन्स हैं उनको चेंज किया गया, उसमें 2 तरह के फ्लावर पाए जाते हैं, स्टेराइल फ्लावर और एक फीमेल। तो उनको फ्लावर को
चेंज कर दिया कि स्टेराइल फ्लावर को डेवलप करना है या जो फ्लावर फीमेल है उनको डेवलप करना है। तो अगर स्टेराइल फ्लावर को डेवलप करते हैं तो बनता है कैबेज। और अगर हम जो दूसरे फ्लावर होते हैं इसके दूसरे वाले फ्लावर होते हैं जिनको हम कहते हैं एरेस्टेड फ्लावर डेवलपमेंट, उनसे बनी ब्रोकली। एरेस्टेड फ्लावर, अगर हम एरेस्टेड जो फ्लावर हैं उनका डेवलपमेंट कर दें तो ब्रोकली बन जाती है, और स्टेराइल फ्लावर का डेवलपमेंट कर दें तो कॉलीफ्लावर बन जाता है। अगर डिस्टेंस लीव्स के बीच की कम कर दें उनके जीन्स में चेंज करके तो कैबेज बन जाता है, और डिस्टेंस को अगर बढ़ा दें तो कैले बन जाता है, KALE। ठीक है। और अगर हम उसके सोइलेंट पार्ट को, जो सोइलेंट पार्ट क्या होता है, जो गोभी के नीचे वाला पार्ट होता है जिस पर बेस होता है गोभी का, अगर हम उस पार्ट को स्वेल कर दें उसके जीन्स में चेंज करके तो बनता है कोलराबी। और ये सब इन सब के कॉमन एंसेस्टर कौन है? वाइल्ड कैबेज। तो इस तरह वाइल्ड कैबेज से हमने 5 टाइप की जो गोभी हैं उनको डेवलप किया। तो इट इज़ कॉल्ड द आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इसके बाद है ह्यूमन इवोल्यूशन। एक्सकेवेशन फॉसिल्स, जब हमने खुदाई करी और खुदाई करने पर जो हमें गुफाएं मिली हैं उसमें जो फॉसिल्स मिले हैं उससे ये टाइम डेटिंग और डिटर्मिनेशन ऑफ DNA इस सीक्वेंसेस आर यूज टू स्टडी ह्यूमन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो उनके जो बॉडी मिली है, उनके जो कंकाल तंत्र मिले हैं, उनका DNA निकाल के चेक करा गया ह्यूमन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन इंडिकेट्स दैट all of us belong to a single species that evolved in Africa। ने कहा कि हम एक उसी स्पीशीज़ से बने हैं जो कॉमन एंसेस्टर हमें अपना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि वो जो है कॉमन एंसेस्टर ह्यूमन बीइंग का सबसे पहले अफ्रीका में हुआ था। फिर अफ्रीका से ये लोग इधर उधर स्प्रेड हो गए, कोई थोड़ी फैमिली उधर चली गई, थोड़ी फैमिली दूसरी तरफ चली गई, और फिर इस तरह से ये पूरे वर्ल्ड में या पूरी अर्थ पे फैल गए। तो इसको कहते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। नेक्स्ट हमने पढ़ा ट्रेसिंग ऑफ इवोल्यूशन बाय एग्जाम्पल, जैसे बाय होमोलोगस ऑर्गन्स, बाय एनालोगस ऑर्गन्स, बाय विंग्स ऑफ द एनिमल्स, इन सब से हमने स्टडी की। ठीक है। नेक्स्ट हमने पाया क्या कहते हैं फॉसिल्स के थ्रू। नेक्स्ट वेस्टिजियल ऑर्गन्स के थ्रू हमें पता चला कि हमारे एंसेस्टर कौन थे। और उसके बाद आर्टिफिशियल सिलेक्शन से ह्यूमन बीइंग ने खुद ही डिफरेंट वैराइटीज़ बनाई। और नेक्स्ट आता है ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ये टॉपिक आज हमारा ख़त्म हो गया और चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। तो आज ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं।